नमस्ते माता पिता, मैं शांता और आप जुड़ रहे हैं मेरे से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंटिंग विद शांता में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे एहसास की जो हर घर में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनकहा और दबा सा होता है। इसे हम या तो स्ट्रेस कह सकते हैं या दबाव, लेकिन ये होता हर घर में है। तो हम जानेंगे स्ट्रेस और डी स्ट्रेस में फ़र्क क्या है, स्ट्रेस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्यों होता है, इसका बच्चों पे या माता पिता पे क्या असर होता है। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ का पार्ट होता है, बच्चों का भी, बड़ों का भी। हर स्ट्रेस को हम खराब भी नहीं कह सकते, हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता। जैसे कोई बच्चा है और एग्जाम से पहले थोड़ा एंग्जियस है, तो ये खराब स्ट्रेस नहीं है, ये बुरा स्ट्रेस नहीं है, ये अच्छा स्ट्रेस है। या कोई पेरेंट्स हैं जो किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले अलर्ट है, बच्चे के फ्यूचर के लिए, बेटी की शादी के लिए, तो ये जो स्ट्रेस है ये बुरा स्ट्रेस नहीं है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है और इसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है। मोटिवेशन में हमारा जो ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लॉजिकल थिंकिंग के लिए जाना जाता है और उस टाइम में वो ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग देता है, एक क्रिटिकल सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन देता है। तो ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस है। ये बच्चों के साथ भी होता है, जब बच्चा एग्जाम से पहले परेशान हो, या बड़ों के साथ भी होता है। ये मोस्टली दोनों के साथ होता है। तो जो स्ट्रेस है वो हर एक स्ट्रेस बुरा नहीं होता, लेकिन जब स्ट्रेस हमेशा बार बार एक ही स्ट्रेस बार बार बिना किसी ब्रेक के आता रहे, और तो इसका असर हमारे बॉडी पे पड़ता है, हमारे सोल पे पड़ता है, तब वो बुरा स्ट्रेस हो जाता है। बार बार आने वाले स्ट्रेस से बॉडी हमेशा टेंस मोड में रहती है, और जब बॉडी हमेशा टेंस मोड में रहती है तो ये स्ट्रेस बन जाता है डी स्ट्रेस। और डी स्ट्रेस में बेसिकली होता है कि एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल जो है वो जब डी स्ट्रेस में बॉडी रहती है तो ये बढ़ता रहता है, ये इस स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, और इसका बेसिकली असर देखा जाता है हमारे स्लीप पैटर्न पे, हमारे डाइजेशन पे और हमारे मेमोरी पे। इन तीनों चीजों पे डी स्ट्रेस का असर बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों पे भी इसका असर होता है, बच्चों के मेमोरी पे असर होता है, बच्चों के बिहेवियर पे असर होता है और बच्चों के लर्निंग पैटर्न पे असर होता है डी स्ट्रेस का। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे विड्रॉल कर जाते हैं, चीजों को कंप्लीट करने से पहले ही बोल देते हैं मेरे से नहीं होगा, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। उनके मन में हो जाता है, विड्रॉल करने की बच्चे की आदत हो जाती है। तो हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए, या कोई भी जो बच्चों की देखरेख के लिए या हमारे अपने लिए, ये जानना जरूरी है कि हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करें कि स्ट्रेस क्या है, डी स्ट्रेस क्या है, ताकि समय रहते ही हम सिग्नल को पकड़ सके और इस पे काम करके एक अच्छा रिजल्ट ले सके। हमारे ब्रेन के 3 लेयर होते हैं। ये 3 लेयर स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये जानना पेरेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रेन का कौन सा लेयर कब रिएक्ट करता है, ताकि पेरेंटिंग को और भी आसानी से किया जा सके और इसको और भी आसान बनाया जा सके। जो सबसे पहला लेयर होता है वो ब्रेन स्टेम कहलाता है। इसको रेप्टाइल ब्रेन भी कहते हैं, इसको सर्वाइवल ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई डरता है तो उस टाइम में ये जो ब्रेन स्टेम है ये फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में एक्टिव रहता है। मतलब अगर कोई बच्चा उस टाइम में डरा है तो या तो वो जोर से चिल्लाने लगेगा, या तो वो भागने लगेगा, या कहीं वो फ्रीज हो जाएगा चुपचाप, जिसको कहते हैं निःशब्द। अगर आप उससे कुछ पूछिए तो वो बच्चा नहीं बोलेगा, तो ये फ्रीज मोड होता है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बच्चों के साथ होती है, ये चीजें बड़ों के साथ भी होती है, और बड़ों के साथ भी सेम ऐसा ही चीज होता है। जब वो उसका जो ब्रेन है वो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में होता है, तो हम बड़े भी या चिल्लाते हैं, भागते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ब्रेन के लेयर्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बच्चों को भी होता है और बड़ों को भी होता है। तो अगर हम इसके बारे में जान लेंगे, इसके सिग्नल को पकड़ लेंगे, तो इस पे काम किया जा सकता है। लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, ये दूसरा लेयर होता है, और यहाँ पे इमोशंस और मेमोरीज पे काम होता है। जब बच्चे को डर या रिजेक्शन का अनुभव होता है तो ये ट्रिगर हो जाता है, और जब ये ट्रिगर होता है तो बच्चों का इमोशनल मेल्टडाउन स्टार्ट हो जाता है, और इमोशनल मेल्टडाउन होता है। कॉर्टेक्स, इसे थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, और ये तीसरा लेयर होता है।
ये सोचने वाला हिस्सा होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने का काम करता है। पर याद रखिए, जब कोई बच्चा या कोई भी वयस्क हमेशा स्ट्रेस में हो तो ये कॉर्टेक्स जो है ये काम करना बंद कर देता है। ये कोई ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं देता। उस समय हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है, जिसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा कॉर्टेक्स बंद होता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिव रहता है, ऑन होता है। तो उस टाइम पे हम कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं, या कोई भी लॉजिक, हमारे ब्रेन का कोई भी लॉजिक नहीं काम करता, क्योंकि कॉर्टेक्स जो है उसने अपना काम करना बंद कर दिया है। तो उस समय अगर आपका बच्चा रो रहा होता है तो आप बच्चे को पहले समझिए कि बच्चा रो क्यों रहा है। या कोई भी वयस्क आदमी, कोई बड़े आदमी गुस्से में हो तो उस टाइम में अगर आप उनको ये समझाने लगोगे कि तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया, तो उस टाइम ब्रेन साइंस कहता है कि यू हैव टू काम द डाउन स्टेयर ब्रेन बिफोर यू कैन टीच द अप स्टेयर ब्रेन। तो बच्चे या वयस्क, उनको पहले सूदिंग चाहिए, लॉजिक आप बाद में दीजिए, पहले उसको सूदिंग देके उसको काम कीजिए। अपने डाउन स्टेयर ब्रेन को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको अप स्टेयर ब्रेन को टीच करने से पहले। तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये स्ट्रेस में बंद हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस और डी स्ट्रेस के बारे में हमने अभी बात की है, तो इसको आप समझिए। और अब हम समझेंगे कि अप स्टेयर और डाउन स्टेयर ब्रेन क्या है। अब मैं डाउन स्टेयर ब्रेन के बारे में बात करूंगी कि ये क्या होता है। डाउन स्टेयर ब्रेन मतलब ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा। इस निचले हिस्से में ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम शामिल है। ये जो डाउन स्टेयर ब्रेन है ये बेसिक सर्वाइवल फंक्शन को कंट्रोल करता है। बेसिक सर्वाइवल फंक्शन जैसे सांस लेना, जैसे हार्ट बीट, फियर, गुस्सा और फाइट और फ्लाइट मूड में रिएक्शन कैसे करना, ये सारा जो सर्वाइवल मोड है ये हमारा डाउन स्टेयर ब्रेन करता है। तो अगर बच्चा कोई रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, लगातार रो रहा है, तो आपको समझना है कि उस टाइम में बच्चे का डाउन स्टेयर ब्रेन एक्टिव है। और उस टाइम में अगर आप बच्चे को लॉजिकली समझाएंगे कि बच्चा रोना गलत बात है, आपको रोना नहीं चाहिए, तो वो बच्चा नहीं समझेगा। तो पहले आपको समझना है कि डाउन स्टेयर ब्रेन जब एक्टिव हो तो उस टाइम पे हम बच्चों के साथ या बड़ों के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। अप स्टेयर ब्रेन, ये ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है। इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आता है जो लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ स्टीम, एम्पैथी, इन सब चीज के लिए जाना जाता है। अगर बच्चा कामली बैठकर सोच रहा होता है, रीजन कर रहा होता है, तो उस टाइम में उसका अप स्टेयर ब्रेन एक्टिव होता है। तो आपको ये जानना है कि डाउन स्टेयर ब्रेन कब एक्टिव होता है और अप स्टेयर ब्रेन कब एक्टिव होता है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं 0 से 7 साल तक के, उनका डाउन स्टेयर ब्रेन बहुत ज्यादा काम करता है। अप स्टेयर ब्रेन जो है वो धीरे धीरे प्रोसेस में होता है, काम कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। लेकिन पहला जो फेज होता है वो डाउन स्टेयर ब्रेन ही होता है। तो अगर आप 0 से 7 साल के बच्चे को लॉजिक से समझाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। उस समय बच्चे को अपनी भावनाओं को नाम देना भी नहीं आता है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। अगर आपने बच्चे को घर पे ट्रेन किया और बच्चा आके स्कूल में परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसने स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, वही बच्चा घर पे परफॉर्म कर रहा है लेकिन स्कूल में नहीं किया, तो आपको जानना पड़ेगा कि कब हमारे बच्चे का कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है। और 0 से 7 साल तक तो डाउन स्टेयर ब्रेन ही एक्टिव होता है, जहां डाउन स्टेयर ब्रेन मतलब जहां लिम्बिक सिस्टम और ब्रेन स्टेम, जो कि एक तो रेप्टाइल ब्रेन है और दूसरा इमोशनल ब्रेन है, ये दोनों ज्यादा एक्टिव होते हैं। और जहां इमोशनल ब्रेन है वहां पे क्या होता है, इमोशंस और मेमोरीज ये बच्चे बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप लॉजिकली, अगर आप किसी को ब्लेम करें या लॉजिकली बच्चों को कुछ समझाएं तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक ग्लोबल स्टडी में 23,000 लोगों पे स्टडी किया गया, जिसमें पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीजों पे आता है। तो बेसिक 3 स्ट्रेसर्स सामने आए, जिसमें पहला था लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब जब चीजें हमारी हाथ में नहीं हो तब का स्ट्रेस।
ये चीजें बच्चों में भी होती है। जब बच्चों को बार बार ना सुनने को मिलता है या जब बच्चों की बातों को नहीं माना जाता है तो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। तो ये जो स्ट्रेस है ये बड़ों में भी नहीं, ये बच्चों में भी होता है और ये फ्रस्ट्रेशन धीरे 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 बिल्ड होके बहुत बड़ा बन जाता है। और दूसरा जो स्ट्रेस था वो था अनसर्टेनिटी, मतलब परीक्षा का रिजल्ट क्या होगा, घर में चीजें कैसी होगी, आज मैं ऐसा हूं कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, बेटी की शादी कैसी होगी। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो अनसर्टेनिटी से डरता है, वो भविष्य की चीजों को इमेजिन करके उसको विजुअलाइज करता है और विजुअलाइजेशन के बाद वो उसके इमेज को क्रिएट करता है जो कि स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी जो है और उसके जो इमेजेस हैं ये ब्रेन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल देता है। तो सबसे बड़ा डे स्ट्रेस का ये भी कारण है जिसको देखा गया कि मोस्टली ये जो 3 कॉमन स्ट्रेस हैं ये हर एक में है, लगभग सब में है। तो जो दूसरा है वो है अनसर्टेनिटी, जिसको ब्रेन को इमेजिनेशन चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए। वो जब साथ में बैठता है, आज उसका प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर के लिए वो कुछ और ज्यादा बहुत अच्छा करना चाहता है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। और तीसरा जो स्ट्रेस है वो है सोशल रिजेक्शन या फैमिली का ताना, परिवार वालों का ताना, रिलेटिव्स का ताना। ये स्ट्रेस को बढ़ाता है। हमारा जो ब्रेन है वो इमोशनल कनेक्शन चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है। एक्सेप्टेंस से इमोशनल बॉन्ड बढ़ता है और आइसोलेशन से इमोशनल पेन बढ़ता है। तो ये जो सोशल रिजेक्शन है ना, ये स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये बच्चों में, बड़ों में, दोनों में होता है। ऐसा देखा गया कि ये तीनों जो स्ट्रेस है ये बच्चों में भी सेम ही होता है और बड़ों में भी सेम ही होता है। इसलिए हमें अवेयरनेस चाहिए कि कैसे हम एनवायरनमेंट में कंट्रोल, क्लैरिटी और कनेक्शन दे सकते हैं। तो पेरेंट्स, आज हमने सीखा कि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ब्रेन के साइंस टूल किट क्या है। खुद भी संभालिए, बच्चों को भी संभालिए और खुद को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाइए। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे 5 मूवर्स टेक्निक जो ब्रेन को काम रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो पेरेंट्स स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के अंतर को समझना चाह रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाइए।